नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में इन कॉइन बुक्स को जरा गौर से देखिए। ये सभी कॉइन बुक्स ओरिजिनली आज से करीब 25 से 30 साल पुरानी हैं। ये इनके रीप्रिंट्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। इन कॉइन बुक्स को 90 के दशक के पाठक बड़े आराम से पहचान लेंगे। इनमें से कुछ राज कॉमिक्स हैं, कुछ मनोज, कुछ तुलसी, कुछ राधा। ये सभी उस जमाने का रिफ्लेक्शन है जो इंडियन कॉइन बुक्स के लिए गोल्डन एज माना जाता है। अब इस वीडियो का पॉइंट ये है कि कई रीडर्स और कॉमिक बुक पब्लिशर्स का मानना है कि अगर लोग ये पुराने रिप्रिंट्स को ही पढ़ते रहेंगे तो आखिर नए पब्लिशिंग को बूस्ट कैसे मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपको सबसे ज्यादा प्रमोशन इन ओल्ड कॉइन बुक रिप्रिंट्स का होता दिखेगा। यूट्यूबर्स आपको रिप्रिंट्स के कलेक्टर्स एडिशंस के अनपैकिंग, उसकी अनबॉक्सिंग के रिव्यूज के बारे में बताते दिखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतना नॉस्टैल्जिया सेहत के लिए हानिकारक है? क्या रिप्रिंट्स के लिए ये आशिकी नए पब्लिशिंग के लिए चीटिंग है, गद्दारी है? क्या नॉस्टैल्जिया ओवररेटेड है? तो आइए इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर ये सब माजरा क्या है। सो बेसिकली इंडियन कॉइन बुक्स अपने गोल्डन एरा, गोल्डन एज के बाद आज तक उन सेल्स और प्रोडक्शन लेवल पे नहीं पहुंच पाई है। ये 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान घर बैठे भारतीयों को याद आई उनकी पुरानी कॉइन बुक्स और उनके फेवरेट सुपर हीरोज। जैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछताछ शुरू करी, तब सभी एग्जिस्टिंग पब्लिशर्स एक्टिव हो गए और शुरू हुई ओल्ड कॉइन बुक्स की रिप्रिंटिंग। अब जैसे ही ये रिप्रिंट्स ऑनलाइन वेंडर्स पे अवेलेबल हुए, मानो एक जलजला आ गया। अरे भाई साहब, होम डिलीवरी पे होम डिलीवरी शुरू हो गई। लोगों ने भर भर के कॉइन बुक्स मंगाई। चलने को तो यह दौर आज भी चल रहा है, लेकिन 2020 से 21 तक तो ऐसा लग रहा था जैसे गोल्डन एज वापस आ गया हो। और इन सेल्स का सबसे ज्यादा फायदा राज कॉमिक्स जैसे पब्लिकेशंस को हो रहा था। वो सभी पब्लिकेशंस जो कि 90 के दशक में एक्सट्रीमली पॉपुलर थे। और हमारा मानना है कि इस कॉमिक बुक रिवाइवल एरा का सबसे बड़ा कारण है नॉस्टैल्जिया। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नॉस्टैल्जिया होता क्या है। तो भाई, अगर आप गूगल बाबा से ये पूछे कि नॉस्टैल्जिया की डेफिनेशन क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, तो आपको कुछ ये सुनने और पढ़ने को मिलेगा। नॉस्टैल्जिया इज द सेंटिमेंटैलिटी फॉर द पास्ट, टिपिकली फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस और पीरियड। इसका मतलब है किसी जगह, स्थान या किसी बीते हुए समय काल के लिए एक इमोशनल बॉन्डिंग होना। जैसे वो पुराना जमाना जब हम एक स्पेसिफिक स्कूल में पढ़ते थे, कुछ स्पेसिफिक कॉमिक बुक्स पढ़ा करते थे, वो फिल्में देखा करते थे। So nostalgia is always related to the past। और ये नॉस्टैल्जिया हमें हर जगह देखने को मिलता है। हॉलीवुड की ऐसी कितनी मूवीज हैं जिनके सीक्वल्स और रीबूट्स 25-30 सालों बाद आज भी बन रहे हैं, जैसे कि टर्मिनेटर, गॉडजिला, किंग कॉन्ग, इंडियाना जोन्स और हाल ही में आने वाली एलियन फ्रेंचाइज की नई फिल्म। सो बेसिकली लोग उन कैरेक्टर्स को बार बार देखना चाहते हैं जिनको उन्होंने बचपन में देखा था। लोग उन गेम्स के कैरेक्टर्स को बार बार खेलना चाहते हैं जिनके बहुत अर्लियर वर्जन्स उन्होंने बचपन में खेले थे। यही तो हुआ डीसी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ। जिन सुपर हीरोज को उन्होंने बचपन में पढ़ा, आज दर्शक उनको प्रिसाइजली उसी फील्ड लुक में बड़े पर्दे पर देखकर एंटरटेन हो रहे हैं। एंड एग्जैक्टली इसी तरीके से जिन इंडियन सुपर हीरो कैरेक्टर्स को हमने अपने बचपन में पढ़ा बैक इन द 90s, आज जब वो रीप्रिंट हो रहे हैं या वो जब रीप्रिंट्स होने शुरू हुए, तो सभी कॉमिक बुक फैंस, स्पेसिफिकली दोज हु वर बिलोंगिंग टू द 90s एरा, हम सब उससे अटैच हो गए। हम सब उनके लिए एक बार फिर से दीवाने हो गए। अब इन पुराने पब्लिकेशंस के साथ ही आज के जमाने के नए पब्लिकेशंस भी हैं जिन्होंने एक कंप्लीटली न्यू सेट एंड स्टाइल ऑफ ग्राफिक नॉवेल्स एंड कॉमिक बुक्स बनानी शुरू करी, जैसे कि होली काउ एंटरटेनमेंट, याली ड्रीम क्रिएशंस, बुल्सआई प्रेस, स्वयंभू कॉमिक्स, चित्रगाथा कॉमिक्स, चीजबर्गर कॉमिक्स एंड मेनी मोर। सो डेफिनेटली इन सभी पब्लिकेशंस को भी एक पॉजिटिव बूस्ट मिला पोस्ट कोविड के बाद। अब अक्सर कुछ पब्लिशर्स ये कंप्लेन करते हैं कि यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर आपको उन्हीं रीप्रिंट्स की बातें करते दिखेंगे, उसी नॉस्टैल्जिया में ही डूबे दिखेंगे। ये पब्लिशर्स और ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि रीप्रिंट्स ना खरीदो, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप रीप्रिंट्स लेते हो उसी तरीके से नए पब्लिकेशंस को भी तो चांस दो, उनको भी प्रमोशन में हेल्प करो। मेरे ख्याल से हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है। देखिए, नॉस्टैल्जिया कोई बीमारी नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इमोशनल बॉन्डिंग है, जैसे कि अभी अभी हमने बताया। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि हर चीज से रिलेटेड हो। मतलब कि मान लो कि आज से 25 साल पहले राज कॉमिक्स ने पब्लिश की होती उसकी पहली कॉमिक बुक नागराज,
वैसे नागराज उसकी पहले कॉमिक बुक नहीं थी, लेकिन चलो मान लो, लेकिन उसके बाद वो पब्लिकेशन बंद हो जाती। अब वो पर्टिकुलर कॉमिक बुक भले ही कितनी भी बेहतरीन बनी हो अपने जमाने के हिसाब से, लेकिन चूंकि उसका कंटिन्यूएशन नहीं हुआ तो पाठकों के लिए कभी वो उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं हो पाई। राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, राधा कॉमिक्स, जो कोई भी कॉमिक पब्लिकेशंस आपको याद आती हैं, ये इसलिए नॉस्टैल्जिक हैं बिकॉज एक दो हफ्ते नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, ये लगभग 2 दशक तक, 20 सालों तक लगातार कंसिस्टेंटली पब्लिश होती रही और पाठकों के दिलों पर राज करती रही। एंड दैट्स द मेन रीजन ये कॉमिक बुक्स इतनी ज्यादा नॉस्टैल्जिक वैल्यू होल्ड करती हैं। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि ये सभी 2000s तक बंद हो गई एंड राज कॉमिक्स आज तक पब्लिश हो रही है। सो उसके पब्लिश होने के बहुत क्लियर कारण हैं। एक ऑफ कोर्स कि स्टोरीज, कैरेक्टर्स बेहतरीन थे, एंड दूसरा राज कॉमिक्स ने अपनी पब्लिकेशन को कंसिस्टेंटली जारी रखा। भले ही एक सेट में आने वाली 7 या 8 कॉमिक बुक्स घटकर 1 या 2 रह गई, लेकिन फिर भी राज कॉमिक्स के प्रमुख कैरेक्टर्स लगातार पब्लिश होते ही रहे। पॉइंट यह है कि आज की मॉडर्न कॉमिक बुक्स भी समय के साथ वो नॉस्टैल्जिया गेन कर लेगी, लेकिन उसके लिए उनका कंसिस्टेंटली पब्लिश होना बेहद जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि आज के पब्लिशर्स को किसी अग्नि परीक्षा से गुजरने की जरूरत है, लेकिन हो सकता है कि कुछ सालों बाद इन नए पब्लिकेशंस की भी वही नॉस्टैल्जिक वैल्यू हो जो आज राज कॉमिक्स की है। बात तो सही है। बिकॉज राज कॉमिक्स जैसी पब्लिकेशंस को पढ़कर एक पूरी जनरेशन छोटे से बड़ी हो गई और हमारी एज ग्रुप तक आ गई। सो इट इज दैट ह्यूज लॉन्ग लेगेसी जो कि राज कॉमिक्स होल्ड करती है। और अब अंत में बात करते हैं यूट्यूबर्स की। देखिए, जिस तरीके से एक पब्लिशर के लिए हर कॉमिक बुक इंपॉर्टेंट होती है, वो उसकी केयर करता है, हर पब्लिशर के लिए उसकी क्रिएटिव टीम इंपॉर्टेंट होती है। राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टिल द स्क्रिप्ट टिल द बेसिक डिजाइनिंग, उसके बाद फाइनल स्केचेस, उसके बाद इंकिंग, फिर कलरिंग, फिर पब्लिकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज सिर्फ एक पब्लिशर ही समझ सकता है कि कितने सारे लेवल से होकर कॉमिक बुक आती है आज के जमाने में, जब कॉमिक बुक्स का दौर भारत में कमजोर हो गया है। अब सोचिए एक यूट्यूबर, एक कंटेंट क्रिएटर के बारे में, और मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचें। कोई भी कंटेंट क्रिएटर, एटलीस्ट मैं अगर द ड्राइंग हाउस की बात करूं, मैं अपनी हर वीडियो के लिए भी वही केयर करता हूं जैसे एक पब्लिशर अपनी हर कॉमिक बुक के लिए। सो आई नो कि मैं एक कॉन्सेप्ट को सोचूंगा, मैं उस कॉन्सेप्ट को अपनी एक स्क्रिप्ट में लिखूंगा, उस स्क्रिप्ट को लिख लेने के बाद मैं उसको दोहराऊंगा, उसको रिपीट करूंगा, नरेशंस को बार बार बोलूंगा और कैमरे के सामने परफॉर्म करूंगा। उस परफॉर्मेंस के बाद मैं जब उस वीडियो को शूट कर लूंगा, उसके बाद मैं उसको अपने सॉफ्टवेयर में ले जाऊंगा, उसको एडिट करना शुरू करूंगा, एंड देन उसका रेंडर निकाल के एक सही टाइम पे, सही समय पर मैं उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ये सब 200 से 300 व्यूज के लिए। जिस तरीके से एक पब्लिशर को दुख होता है कि कॉमिक बुक्स नहीं बिक रही हैं, यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, उनको भी परेशानी होती है। अब आप ये कहते हैं कि नहीं आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर मैं क्या बोलूं। लेकिन कोई भी अच्छा कंटेंट क्रिएटर होगा तो वो इन सभी लेवल से होकर गुजरेगा, और चूंकि वो इन सभी लेवल से होकर गुजरेगा, ही और शी वुड ट्राई टू मेक इट शो कि उसका जो कंटेंट है कुछ व्यूज तो पाए, किसी तरह तो आगे बढ़े। एंड दैट इज द रीजन अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स कुछ ऐसी कॉमिक बुक्स या ग्राफिक नॉवेल्स को पिक करते हैं जिससे वो उम्मीद करें कि वो ज्यादा से ज्यादा चले। सबको समझने की जरूरत है कि कंटेंट क्रिएटर्स भी अपना समय ताक पे रख रहे हैं, अपनी मेहनत ताक पे रख रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेफिनेटली अपना पैसा भी लगा रहे हैं, इन वन वे और द अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मुझे ये कहने में कोई शर्म या कोई दुख नहीं है कि मेरे कंटेंट पे भी, मेरे चैनल पे भी, मेरे प्लेलिस्ट में भी ऐसी कॉमिक बुक रिव्यूज हैं जो कि ओल्ड नॉस्टैल्जिक कॉमिक बुक्स को मैं अपने चैनल पे लाया हूं। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली उन स्पेसिफिक वीडियोस के व्यूज कहीं ना कहीं स्लाइटली थोड़े हाई रहे हैं। सो अगर हम इस भिड़ंत में फंसे रहेंगे कि आप नॉस्टैल्जिया को क्यों फॉलो कर रहे हो, सिर्फ नॉस्टैल्जिया को क्यों फॉलो कर रहे हो, तो जितना रीजंस एक पब्लिशर के पास हैं, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर, एक जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर के पास भी उतने ही पॉइंट्स होंगे। अंत में कंक्लूजन के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि नॉस्टैल्जिया हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। नॉस्टैल्जिया किसी भी बुक, किसी भी स्थान, किसी भी जगह, किसी भी स्कूल, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी घर, किसी चीज के लिए भी हो सकता है। सो नॉस्टैल्जिया कभी नहीं जाएगा। समय के साथ में जब आपका कंटेंट, आपका प्रोडक्ट भी उतने ही वैलिडिटी होल्ड कर लेगा,
कि लोग उसके फैंस बन जाएंगे तो लोग उसको भी पढ़ना शुरू करेंगे, लोग उसको भी याद करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए एक पूरी जनरेशन को कॉमिक बुक्स पढ़ना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स अंत में मैं कहूंगा कि आप नए कॉमिक बुक्स को भी पढ़िए, पुराने कॉमिक बुक्स को भी पढ़िए, आप नए पब्लिशर्स और नए आर्टिस्ट और नए राइटर्स का भी साथ दीजिए, और उसी तरीके से आप साथ दीजिए पुराने पब्लिशर्स, पुराने राइटर्स और पुराने आर्टिस्ट का भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पुरानों के साथ तो आपका एक इमोशनल बॉन्ड है ही। यही रीजन है कि आज के जेनजीज, आज की जनरेशन शायद उन कॉमिक बुक्स को छूना भी ना चाहें, लेकिन आप उन कैरेक्टर्स को जिनको आपने पढ़ा या शायद पूरी तरीके से ना पढ़ पाए, आज व्हेन यू आर कैपेबल ऑफ बाइंग देम, आज आप उन्हें खरीद रहे हैं। So this was my conclusion and this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.